तो आज हमने स्टार्ट करना है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जीआईटी फंक्शन, मोटिलिटी, नर्वस कंट्रोल एंड ब्लड सर्कुलेशन, जो कि हमारे पास चैप्टर 63 बनता है गाइडेंस का। तो फर्स्ट पैराग्राफ इसका हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज प्रोवाइडेड विद द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स etc। अब ये वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब इसको कैसे मिलेगा, उसके लिए कितने यहाँ पे मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं। मूवमेंट ऑफ फूड होती है फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, जो हम फूड खाते हैं और जीआईटी ट्रैक्ट में से पास करता है। फिर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होती है और डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है। अब जब एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, वो जाते हैं ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में और वहाँ जाके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देते हैं और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके वापस आ जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे सिस्टम्स कैसे दे होंगे हमारी बॉडी में, कोई इनको मेंटेन भी तो करेगा ना, कोई इंचार्ज होगा इनका। तो वो इंचार्ज कंट्रोल कैसे होता है, बाय लोकल नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स। नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, बस एक दो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। वो क्या कि हमारे पास जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अल्लाह ने कोई भी चीज़ फजूल नहीं बनाई है। तो लेट्स सपोज ईसोफेगस का क्या फंक्शन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपल पैसेज ऑफ फूड, ठीक है। ईसोफेगस के बाद फूड आएगा स्टमक में टेम्परेरीली स्टोर होगा फूड और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगी फूड की, ठीक। फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ जीआईटी वॉल। तो जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो वॉल है उनका स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, माइनर डिफरेंसेस हर किसी में, वो हम बाद में चल के जब ऑर्गन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास लेट्स सपोज इनर मोस्ट म्यूकोजा प्रेजेंट है। म्यूकोजा के आउटसाइड हमारे पास सब म्यूकोजा की लेयर होती है, सब म्यूकोजा के आउटसाइड हमारे पास इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बाद आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास सिरोजा आ जाती है। ये मैंने लिखी है, आउटर मोस्ट लेयर इज दी सिरोजा, इनर मोस्ट लेयर इज दी म्यूकोजा, इनके दरमियान में आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर एंड सब म्यूकोजा की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ कि इनर मोस्ट म्यूकोजा की लेयर है ना, उसमें हमारे पास यहाँ पे एक मसल स्पेशल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूकोजल मसल, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ था, इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने क्रॉस कर दिया ना। जीआईटी स्मूथ मसल फंक्शन एज अ सेंसेशन मतलब नेटवर्क। तो हम पहले एक नर्व फाइबर देख लेते हैं जीआईटी का है, लेट्स सपोज दिस इज वन नर्व फाइबर। तो वो कह रहे हैं जो इसकी लेंथ है ना वो वेरी करती है फ्रॉम 200 टू 500 माइक्रोमीटर और जो इसकी विड्थ है या डायमीटर है वो वेरी करता है 2 to 10 माइक्रोमीटर। और ये एक सिंगल फाइबर है, तकरीबन इस तरह के 1000 फाइबर्स मिल के एक नर्व फाइबर बंडल बनाते हैं, ठीक है, 1000 फाइबर्स मिल के। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक और नर्व फाइबर इसके साथ पैरेलल प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड प्रेजेंट है। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कैसे, थ्रू मेनी गैप जंक्शंस। यहाँ पे गैप जंक्शन है, यहाँ पे गैप जंक्शन है, इन दोनों के दरमियान में भी गैप जंक्शन है। तो उसकी वजह से होता क्या है, आयन फ्रीली मूव कर जाते हैं फ्रॉम दिस नर्व फाइबर टू दिस नर्व फाइबर टू दिस नर्व फाइबर। कैसे, ये इस रास्ते से, किसी और कलर में ड्रॉ करूँ तो आयंस इजीली यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये एक नर्व फाइबर बंडल लेट्स सपोज बन गया 1000 नर्व फाइबर्स में ला के। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दो डिफरेंट नर्व फाइबर बंडल्स पड़े हुए, ठीक है। ये दो डिफरेंट नर्व फाइबर बंडल्स हैं, एक ये है एक ये एक दूसरे के साथ इनके दरमियान में ना यहाँ पे लूज लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पड़ी होती है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे ये आपस में जंक्शन भी बना रहे होते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये जुड़े हुए हैं, फिर ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और यहाँ से ये ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज एक और नर्व फाइबर है, ये उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये इनके बहुत सारे आपस में कम्युनिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी नर्व फाइबर में एक साइड पे या किसी एक पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है तो वो पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड कर जाता है। एक और बात हमने ये देखनी है कि अब ये जो नर्व फाइबर बंडल्स प्रेजेंट हैं,
ये जब इंटेस्टाइनल वॉल में या किसी भी जीआईटी ऑर्गन में लॉन्गिट्यूडनली अगर इस तरह से पैरेलल चल रहे हैं ना, ऑर्गन के साथ लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, तो इन्हें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कहते हैं। या अगर इंटेस्टाइनल वॉल है और ये मसल फाइबर्स इसको ऐसे सर्कुलरली अरेंज हुए हुए हैं इसके अराउंड, तो इन्हें हम सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो हमारे पास नर्व फाइबर लेट्स सपोज ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है ना, वो लॉन्गिट्यूडनली उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, अक्रॉस द फाइबर्स जो है इस तरह वो उसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा होता है क्योंकि गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, लेकिन स्पीड लॉन्गिट्यूडनली ज़्यादा होती है। सॉरी आपको नजर नहीं आया, लॉन्गिट्यूडनली स्पीड ज़्यादा होती है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये था कि जो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स प्रेजेंट हैं, इनके दरमियान में भी कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं। उनके क्या थ्रू क्या होता है कि अगर सर्कुलर लेयर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो वो यहाँ पे जा सकता है, और अगर यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो वो यहाँ पे आ सकता है। नाउ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल। तो जीआईटी में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? एक्चुअली यहाँ जीआईटी में 3 टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि ज़ाहिर है हर किसी मसल फाइबर में होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद आ जाते हैं हमारे पास स्लो वेव्स। ये क्या होती हैं अभी हम देखेंगे। स्लो वेव्स के बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ पोटेंशियल आ जाता है, स्पाइक पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -56 मिलीवॉट्स के करीब होता है। स्लो वेव्स जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पोटेंशियल लिटिल पॉजिटिव जाता है, डिपोलराइजेशन होती है, पार्शियल डिपोलराइजेशन जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकती, वो उन्हें हम कहते हैं स्लो वेव्स। और फिर आ जाते हैं हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स। दीज आर द टू एक्शन पोटेंशियल्स। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो सब मसल में प्रेजेंट होता है, -56 होता है। जीआईटी के केस में ऑरेंज करता है -50 टू -60। ठीक है, स्लो वेव्स आ जाती हैं उसके बाद। स्लो वेव्स यहाँ से हम देख लें अगर, तो दीज आर दी रिथमिक कंट्रैक्शंस, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑल द टाइम चल रही होती है, जो कि हम जिन्हें हम स्लो वेव्स कहते हैं। स्लो वेव्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट द एक्शन पोटेंशियल्स इन एक्चुअल। ये दीज आर द स्लो अंडुलेटिंग चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेंज क्या हो सकती है फ्रॉम 5 to 15 मिलीवॉट्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर -56 है तो इससे तकरीबन 5 मिलीवॉट्स इंक्रीज़ कर सकता है, या अप टू 15 मिलीवॉट्स इंक्रीज़ करता है। 5 to 15 मिलीवॉट्स तक इसकी रेंज होती है, ये इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल काज नहीं कर सकता। -40 तक ही आ सकता है। -40 से अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा ज़रा सा भी, लेट्स सपोज -39 भी हो गया मिलीवॉट्स, तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसे हम स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब ये जो स्लो वेव्स हैं हम इनकी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिफरेंट जीआईटी ऑर्गन्स में डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। स्टमक में फ्रीक्वेंसी 3 होती है, ड्यूडेनम में 12 होती है मैक्सिमम, स्टमक में लोएस्ट होती है 3, और टर्मिनल एरियम के लेवल पे ये 8 to 9 होती है। ये वैल्यूज़ याद करने वाली है। नीचे वही बात दोबारा लिखी हुई थी, मैंने क्रॉस कर दी थी। अब स्लो वेव्स कैसे जनरेट होती हैं हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता है इसका, लेकिन हम कहते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजाल जो है ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम पेस मेकर ऑफ जीआईटी मसल्स भी कहते हैं। पेस मेकर मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। ये डायग्राम बनाए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो देखिए अगर ये जो पिंक कलर में है, लेट्स सपोज दीस आर द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजाल, ठीक है, और ये आपस में एक कनेक्टिंग नेटवर्क बना रहे हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में लेट्स सपोज इज द इंटरपोज लेयर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। दरमियान में इनके स्मूथ मसल सेल लेयर्स पड़ी हुई हैं, जो कि पर्पल में डिनोट हुई हुई हैं। तो अब होता क्या है कि जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजाल है ना, ये साइनेप्स लाइक जंक्शन बनाते हैं विद दी मसल लेयर। इस तरह से कुछ जंक्शंस बन रहे होते हैं, ये इसके साथ भी ऐसे बना देगा। ठीक है,
इन जंक्शंस की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक आयन चैनल्स ओपन होते हैं, आयन्स पॉजिटिव लेट्स सपोज इनवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है इन द मसल सेल, क्योंकि अगर पॉजिटिव आयन्स इनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल राइज करेगा, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, लेकिन उसकी वजह से स्लो वेव्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं या स्लो वेव्स जनरेट करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये जनरेट करते हैं, उसकी वजह से इन्हें हम पेस मेकर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, पेस मेकर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करवा रहे होते हैं इन द स्मूथ मसल सेल। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो स्लो वेव्स है ना, वो हमारे पास कंट्रैक्शन नहीं करवा सकती एक्सेप्ट इन द स्टमक। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि स्टमक में तो स्लो वेव्स की वजह से स्टिमुलेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, लेकिन बाकी जीआईटी ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन नहीं होती, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता स्लो वेव्स की वजह से। ये सिर्फ जो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स हैं उनकी जनरेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, इन्होंने लेट्स सपोज -40 थ्रेशोल्ड लेवल है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल है फायर होना है, तो -40 थ्रेशोल्ड है, -56 रेस्टिंग होता है, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको अ लिटिल हायर पे राइज कर देते हैं, लेट्स सपोज -50 पे ले आए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टिमुलस आएगा है, तो उसको सिर्फ थोड़ा रास्ता कवर करना पड़ेगा, कम पॉजिटिव जाना पड़ेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, तो हम कहते हैं कि स्लो वेव्स हेल्प करती हैं स्पाइक पोटेंशियल्स को जनरेट करने में। नेक्स्ट हमने देखना है स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल्स आर द टू एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये कब जनरेट होती हैं, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पोटेंशियल अ लिटिल पॉजिटिव जाएगा, -40 जो है ये थ्रेशोल्ड है, इससे ज़रा सा भी ऊपर जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे हम स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट बात देखिए, इसको कह रहे हैं कि दी हायर दी स्लो वेव राइजेस द हाइज द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल। जितने ज़्यादा स्लो वेव राइज करेगी अपवर्ड, उतनी ज़्यादा स्पाइक पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पे स्लो वेव थ्रेशोल्ड से नीचे पड़ी हुई है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे स्लो वेव थोड़ा ऊपर राइज कर रही है, तो उससे क्या होता है, स्पाइक पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी हम देख रहे हैं 2 आ रही है। स्लो वेव राइजेज अ लिटिल मोर हायर, यहाँ पे प्रेजेंट है ये स्लो वेव, तो उसकी वजह से कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, ये हमारे पास इतनी ज़्यादा, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, फ्रॉम 1 to 10 स्पाइक्स हो सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास जीआईटी में एक्शन पोटेंशियल्स जो स्पाइक पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं ना, इनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है विद रिस्पेक्ट टू लार्ज नर्व फाइबर्स। जीआईटी में कितना होता है हमारे पास 10 to 20 मिली सेकेंड्स तक स्पाइक पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है, और ये 10 to 40 टाइम्स लार्जर है देन द लार्ज नर्व फाइबर्स के स्पाइक पोटेंशियल से। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस दो लिखे हुए हैं, वो क्या, एक तो ये हमने कहा कि जो स्पाइक पोटेंशियल है उसका ड्यूरेशन जीआईटी में ज़्यादा होता है, 10 to 20 मिली सेकेंड्स तक वो प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं ना जीआईटी के, वो किस तरह जनरेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लो ओपनिंग कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ये हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कैल्शियम सोडियम चैनल्स जब ओपन होंगे, कैल्शियम भी इनवर्ड मूव करता है, सोडियम भी इनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगी और एक्शन हमारे पास मसल कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन लार्ज नर्व फाइबर्स में क्या होता है, ओनली द सोडियम चैनल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, सोडियम इनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है इन नर्व फाइबर्स। अब हमने कहा था कि जो स्पाइक पोटेंशियल है वो लार्ज टाइम के लिए उनका ड्यूरेशन लार्ज होता है जीआईटी में। उसकी वजह ही यही है कि जो कैल्शियम सोडियम चैनल्स है ना, दे आर स्लो टू ओपन एंड स्लो टू क्लोज, तो इनको ये ओपनिंग और क्लोजिंग में इतना टाइम लग जाता है कि उसका स्पाइक पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट चेंज इन वोल्टेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो होता क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -56 है हमारे पास, और रेंज का होता है -50 to -60 के दरमियान में। अब -56 से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब भी ऊपर की तरफ जाएगा ना, लेस नेगेटिव होगा तो हम उसे कहेंगे डिपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। और दैट मेक्स द मसल मोर एक्साइटेबल, मतलब यहाँ तक
हमारे पास पहले ही डीपोलराइजेशन से अगर यहाँ पहुँच गया है काम, यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टिमुलस आएगा उसको थोड़ा सा बिल्कुल आयन चैनल्स ओपन करने में पड़ेंगे, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी अगर वो देगा तो क्या होगा, हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव आयंस इनवर्ड मूव कर रहे हैं, नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो पहले अगर -56 है नेगेटिव आयंस अंदर आएंगे तो -57 58 डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये हम कहेंगे कि ये हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। और हाइपरपोलराइजेशन लेस एक्साइटेबल कर देती है मसल फाइबर को, मतलब कि मोर नेगेटिव ले गई है पहले, जब अब पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे वो पहले इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक लेके जाएंगे, फिर वो इनको स्लो वेव्स के पोटेंशियल तक लेके जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये लेस एक्साइटेबल कर देते हैं मसल को। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें ये लिखी हुई हैं कि डीपोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स करवाते हैं और हाइपरपोलराइजेशन कौन कौन से करवाते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया होता है हॉस्पिटल में, और वैसे भी ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो डीपोलराइजेशन कौन कौन करवा रहा है हमारे पास, स्ट्रेच ऑफ द मसल हो रही है उससे, एसिटाइकोलिन भी जो है हमारे पास डिपोलराइजेशन करा रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिव हो जाएगा डिपोलराइजेशन करेगा। और हाइपरपोलराइजेशन किन केसेस में होती है, अगर नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया तो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होगी। नाउ एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन काजेस स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस। होता क्या है कि कैल्शियम आयन जब इनवर्ड मूव करते हैं ना, स्पाइक पोटेंशियल के दौरान ही मूव करते हैं, स्लोवेस में कैल्शियम आयन मूव नहीं करते, सिर्फ सोडियम आयन इनवर्ड मूव करते हैं। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ये आपने इसको हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइक पोटेंशियल्स के दौरान कैल्शियम भी इनवर्ड मूव करेगा, सोडियम भी इनवर्ड मूव करेगा, और क्या होगा जब कैल्शियम इनवर्ड आया, ये कैलमोड्यूलिन के साथ बाइंड करके कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कम्प्लेक्स क्या करता है, जाके मायोसिन फिलामेंट्स पे एक्ट करता है, और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के थ्रू मायोसिन जो है एक्टिन के साथ बाइंड करके डीपोलराइजेशन मसल कंट्रैक्शन करवाएगा। Now tonic and muscular contractions. Tonic contraction और muscular contractions two type of contractions हैं. Let's suppose मुझे कोई काम करना है, ये बुक उठानी है या कुछ भी करना है, इसके लिए जो मैं contractions होंगी that are the muscular contractions, मैं अपने muscle को contract करूँगी। लेकिन there is an other contraction that is tonic, ये all the time body में present होती है। हम even सो रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, हमारी बॉडी में एक टोन प्रेजेंट होती है all the time। ये ना हो तो वो जैसे मेरे मुख्य बंदे होते हैं गिरे हुए, और मतलब कि जो खुदा सब फोटो चाहते हैं उनकी बॉडी ऐसे लटका हुआ है तो बिल्कुल लटका हुआ है, ठीक है, उनमें टोन प्रेजेंट नहीं होती। अदरवाइज हमारी बॉडी में ऑल द टाइम टोन प्रेजेंट होती है। और ये टोन कैसे मेंटेन होगी, ऑब्वियसली कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हो रही है। टोनिक कंट्रैक्शन ऐसे जनरेट होगी ना, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हो रही है जो बॉडी को कंट्रैक्ट करके रख रही है या टोन मेंटेन कर रही है उसकी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो टोनिक कंट्रैक्शन है ना, ये स्लो वेव्स नहीं होती हैं एटलीस्ट, क्योंकि स्लो वेव्स रिथमिकल कंट्रैक्शंस होती हैं, हमने पढ़ा है, ये चेंज करती रहती है, एंडुलेटिंग होती हैं। लेकिन जो टोनिक कंट्रैक्शन है ये तकरीबन फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स हमारे पास रिटेन करती हैं, ठीक है। ना अब हमने ये देखना है कि ठीक है टोनिक कंट्रैक्शंस भी कैसे जनरेट होती हैं, मैकेनिज्म क्या है, तो उसके लिए साइंटिस्ट जो है ना 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। या तो कंटिन्यूस हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन हो रही है, और कंटिन्यूस मसल कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी द ग्रेटर द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड ये है कि टोनिक कंट्रैक्शन वेरियस हार्मोन्स की मदद से हो जो कि आ रहे हैं और पार्शियल डिपोलराइजेशन करवा के रख रहे हैं मेम्ब्रेन की ऑल द टाइम। या फिर थर्ड मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि कंटिन्यूस एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन हो इन द मसल फाइबर फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि फिर हमारे पास कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कम्प्लेक्स के थ्रू वर्क कर रहा हो, कंटिन्यूस हमारे पास कंट्रैक्शन करवा रहा हो। लेकिन कंटिन्यूस एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी उसके बारे में साइंटिस्ट कुछ कह नहीं सकते इतना खास, ठीक है।